नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक बजट। आज की जो टॉपिक है बजट, इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे बजट के अर्थ के बारे में, बजट के जो अनुमान लगाए जाते हैं उनके बारे में, और बजट का जो इतिहास है, बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बजट से संबंधित क्रियाएं प्राचीन काल से क्या क्या चलती आ रही है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और साथ ही इसका वर्गीकरण, बजट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बजट, इसका अर्थ यानी बजट क्या है। तो बजट जो है सरकार के एक वित्तीय वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा जोखा होता है। एक वित्तीय वर्ष कौन सा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का या वित्तीय क्रियाकलापों का क्या होता है? लेखा जोखा होता है। अब इसमें जिसमें आने वाले वर्ष से प्राप्त होने वाले राजस्व को अनुमानित किया जाता है तथा सरकार जो खर्च करती है उन खर्चों का अनुमान लगाया जाता है। यानी बजट में सरकार एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का क्या होता है? ये एक तरह से विवरण होता है जो किसी निश्चित भावी अवधि के लिए क्या करती है? अनुमानित कर ली है। निश्चित भावी अवधि यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित करती है, वो होता है बजट। ठीक है। अब बजट में जो अनुमान लगाए जाते हैं वो 3 तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। पहला अनुमान होता है कमिंग ईयर यानी आने वाले वर्ष के लिए, जिसे बोलते हैं बजट एस्टिमेट यानी बीई। यानी आने वाले वर्ष के लिए सरकार क्या करती है? बजट का अनुमान लगाती है, उसे कहते हैं बजट एस्टिमेट कमिंग ईयर के लिए। दूसरा अनुमान होता है ईयर एंडिंग यानी वर्ष के समाप्ति पर होता है एक, उसे बोलते हैं आर ई रिवाइज्ड एस्टिमेट आर ई। यानी ये होता है कि जैसे जैसे चालू वर्ष खत्म होता जाता है तो संशोधित अनुमान आते जाते हैं, उसके क्वार्टरली जो आते हैं ना अनुमान, तो अनुमान आते जाते हैं। संशोधित अनुमान होता है चालू वर्ष के लिए, तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। तीसरा जो अनुमान होता है वो होता है प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष के लिए, तो उसको बोलते हैं पिछले वर्ष की जो वास्तविक प्राप्तियां और जो खर्चे होते हैं उनका अनुमान होता है, इसे बोलते हैं एक्चुअल एस्टिमेट यानी वास्तविक अनुमान। ठीक है। ये बजट में 3 तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। फिर बात करते हैं बजट के इतिहास के बारे में, यानी बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बजट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई फ्रेंच शब्द से। फ्रेंच शब्द है BOUGETTE, बोगेट से। ठीक है। बोगेट शब्द जो कह रहे हैं फ्रेंच भाषा का शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई थी बजट की, जिसका अर्थ होता है इसका चमड़े का एक छोटा थैला। होता क्या था कि जो वित्त मंत्री या जो अधिक मंत्री थे जो बजट पेश करते थे वो चमड़े का थैला ले आते थे, उसमें ये बजट डाल के लाते थे। ठीक है। तो इसलिए इसको चमड़े का थैला कहा गया। ठीक है। बजट की बात कर रहे हैं। दूसरा है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का एक बिगोटो शब्द है, BEGOTO, बिगोटो। ये शब्द है, इसका अर्थ होता है धन का देवता। ठीक है। ये 2 शब्द है, तो फ्रेंच शब्द है और एक ग्रीक शब्द है। ठीक है। फ्रेंच शब्द का अर्थ है बिगोट, ये कि बोगेट शब्द, इसका अर्थ है चमड़े का एक छोटा थैला। जबकि जो ग्रीक भाषा का शब्द है बिगोटो, इसका अर्थ है धन का देवता। ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं कि बजट जो शब्द है या बजट जो सर्वप्रथम पेश किया था वो किया था 7 अप्रैल 1860 को सर्वप्रथम किया था जेम्स विल्सन ने। और ये क्या, ब्रिटिश सरकार में ये वित्त मंत्री थे ये जेम्स विल्सन, तो उन्होंने सर्वप्रथम बजट पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को। इसीलिए जेम्स विल्सन को कहा जाता है बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। ठीक है। स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट था, ठीक है, वो प्रथम बजट प्रथम वित्त मंत्री थे RK षणमुखम चेट्टी, उन्होंने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है। षणमुखम शेट्टी ने क्या किया? बजट पेश किया था। और ये बजट जो है पहली बार लघु अवधि के लिए पेश किया गया था, जिससे उन्होंने क्या नाम दिया? अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने जो पहली बार जो बजट पेश किया ना, उनका नाम क्या था? अंतरिम बजट, यानी छोटी अवधि के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसे कहते हैं अंतरिम बजट। ठीक है। अब भारत की बात करते हैं। भारत में एक और है जो बजट व्यवस्था का जनक कहलाता है। ब्रिटिश काल में जब भारत उपनिवेश था तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने भारत के लिए बजट पेश किया था। तो लॉर्ड कैनिंग को भारतीय बजट व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहते हैं लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है। और विश्व में जो बजट व्यवस्था का जनक है वो कौन है? वो है जेम्स विल्सन। ठीक है। अब भारत की स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री तो RK षणमुखम चेट्टी थे, लेकिन गणतंत्र भारत यानी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद
उसके बाद प्रथम वित्त मंत्री बने जॉन मथाई। उन्होंने बजट पेश किया था भारत के लिए, और इस बजट में उन्होंने योजना आयोग की स्थापना का भी वर्णन किया था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना के बारे में, स्थापना का वर्णन या स्थापना की बात कही थी किसने? जॉन मथाई ने 1950 में। ठीक है, उसके बाद भारत के वित्त मंत्री बने सी.डी. देशमुख। ये वित्त मंत्री होने के साथ साथ भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी थे। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे 1951-52 में। कौन? सी.डी. देशमुख। ठीक है, ये जब वित्त मंत्री थे उस टाइम भारतीय संसद का निर्माण हो गया था, तो पहली बार संसद में बजट पेश किसने किया था? सी.डी. देशमुख ने। और इन्होंने ही पहली बार बजट जो है हिंदी में प्रिंट भी करवाया था, और पहली बार भाषण भी हिंदी में दिया था। किसने? सी.डी. देशमुख ने। और इनका एक रिकॉर्ड है, इन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया। 1951 से 1956 तक लगातार 7 बार बजट पेश किया था। ठीक है, कौन? सी.डी. देशमुख। अब बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए बजट जो पेश किए थे वो 3 व्यक्ति थे। ठीक है, पहला जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। और प्रथम महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया। और तीसरे थे राजीव गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया था, यानी वित्त मंत्री की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे अधिक बजट किसने पेश किया? तो भारत में सबसे अधिक बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। उन्होंने कितनी बार पेश किया? 10 बार बजट पेश किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने जन्मदिन में भी बजट पेश किया था, यानी जन्मदिन के दिन बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है, और ये भारत के एकमात्र वित्त मंत्री है जिन्हें भारत का और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, यानी भारत का तो भारत रत्न और पाकिस्तान का निशाने पाक। ये दोनों सर्वोच्च सम्मान एकमात्र वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई जिनको मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1973-74 में बजट जो है उसको ब्लैक बजट कहा गया। ब्लैक बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बजट गांठा था 550 करोड़ रुपए का, तो गांठा बहुत ज़्यादा था उस टाइम, तो इसलिए इसको कहा गया ब्लैक बजट। ठीक है, यानी काला बजट कहा गया था उसको। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? ब्लैक मनी को निकासी के लिए, यानी ब्लैक मनी जो है उसकी निकासी के लिए 1964-65 में वित्त मंत्री थे टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने एक स्कीम पेश की थी 1965-66 में। ठीक है, किसके लिए? ब्लैक मनी निकासी के लिए। भारत में फिर उसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है, जो बजट पेश करने वाला, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 से 1867 तक वित्त वर्ष की अवधि जो है 1 मई से 30 अप्रैल तक थी। लेकिन 1867 से इस अवधि में परिवर्तन करके क्या कर दिया? 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया। यानी ये जो वित्तीय वर्ष की जो अपनी अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये कब से चल रही है? 1867 से। और उससे पहले क्या थी? 1 मई से 30 अप्रैल तक। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे वाई.बी. चौहान की, जो पहले वित्त मंत्री थे, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, वाई.बी. चौहान क्या थे? वित्त मंत्री पहले थे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, यानी ऐसे वित्त मंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। कौन थे? वाई.बी. चौहान। फिर उससे आगे की बात करते हैं आर वेंकटरमन। ये एकमात्र वित्त मंत्री थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब रहे थे? 1880 से 1980 से 1981 तक। ठीक है, 1 वर्ष तक जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर बात करते हैं कि 1997-98 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे भारत के। उन्होंने भारत के लिए एक बजट पेश किया था, उसका नाम दिया था ड्रीम बजट। ठीक है, इस ड्रीम बजट को इसलिए नाम दिया जाता है ड्रीम बजट क्योंकि इसमें इनकम और कॉर्पोरेट जो टैक्स रेट थी उसको बिल्कुल ही इन्होंने कम कर दिया था 1997-98 में, इसलिए इसको नाम दिया गया ड्रीम बजट पी चिदम्बरम ने। ठीक है, बात करते हैं आगे की
कि पहले आम बजट और रेल बजट दोनों क्या एक साथ प्रस्तुत किए जाते दोनों, लेकिन ऑकवर्थ कमेटी 1921 की सिफारिशों पर 1925 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने क्या किया कि 2017 में 1 फरवरी 2017 से क्या कर दिया, आम बजट और रेल बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत करना वापस शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1925 से आम बजट और रेल बजट दोनों क्या थे, अलग अलग हो गए थे 1925 से। लेकिन 2017 से क्या हुआ, वापस उन्होंने एक साथ प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। किसने, अरुण जेटली ने। ठीक है, फिर बात करते हैं सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में क्या किया था, जो है बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में क्या किया कि फरवरी की जो लास्ट तारीख होती थी, ठीक है, उसको 5 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की इन्होंने 1924 में। आम बजट जब इससे अलग हो गया था तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की फरवरी को लास्ट तारीख को 5 बजे बजट पेश करने की। लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 2000 में इन्होंने क्या किया, पहली बार बजट को क्या किया, सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फरवरी की लास्ट तारीख को बजट पेश करने वाले कौन थे, वित्त मंत्री बेसिल ब्लैकेट, और सुबह 11 बजे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत सिन्हा। ठीक है, भारत की बात करें, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, डॉक्टर निर्मला सीतारमन, जो वर्तमान में भी वित्त मंत्री है भारत के। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो भारत के संविधान में जो है बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द के लिए उन्होंने क्या उल्लेख कर रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और इसके लिए संविधान का आर्टिकल है 112, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल है 202, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल कितना है, 112 आर्टिकल है, 112 नंबर आर्टिकल। ठीक है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 202 आर्टिकल है। ठीक है, 202 आर्टिकल। ये क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है बजट को इस आर्टिकल में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे बजट का वर्गीकरण। ठीक है, अब बजट का वर्गीकरण की बात करें तो बजट जो है भारत ने क्या किया, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से 1957-58 में बजट का वर्गीकरण अपनाया था। और इस बजट वर्गीकरण में क्या किया, उन्होंने बजट को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ठीक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इसको 2 भागों में बांटा। अब जो राजस्व बजट है, इस राजस्व बजट को भी उन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांटा। कौन कौन से में, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 भागों में इसको बांटा। अब बात करते हैं राजस्व बजट की। तो राजस्व बजट 2 भागों में बांट दिया इसने, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब है जो करों से आय प्राप्त होती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब जो करों के अलावा आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो फिर एक एक का वर्णन कर देता हूँ मैं। रेवेन्यू जो बजट है उसके बारे में, यानी राजस्व बजट क्या है, राजस्व बजट जो है सरकार के चालू प्राप्तियों का बजट है, और उन प्राप्तियों से किए जाने वाले खर्चों का विवरण दर्शाता है कौन, रेवेन्यू बजट। ठीक है, यानी राजस्व बजट जो है चालू बजट भी कहते हैं इसको। ठीक है, चालू खाते का बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चालू प्राप्तियां और चालू खर्चे दोनों का विवरण इसमें दर्शाया जाता है। इसमें जो सरकार को जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, उनका भुगतान वापस नहीं किया जाता। ठीक है, उनका भुगतान वापस करना आवश्यक नहीं होता। और जो ये राजस्व बजट है, इसमें जो राजस्व बजट इसको 2 भागों में बांटते हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। अब जो राजस्व प्राप्तियां होती है वो क्या होती है, वो समझो कि राजस्व प्राप्तियां जो है चालू प्राप्तियां होती है, जिनके बदले सरकार को क्या होता है, कोई भी प्रत्यक्ष भुगतान करना नहीं पड़ता। यानी सरकार को ऐसी प्राप्तियां जिनके बदले सरकार को वापस भुगतान करना नहीं पड़ प्राप्त नहीं होता, यानी कि नॉन रिफंडेबल है। एक प्रकार से ये सरकार को जो प्राप्तियां होती है उनको वापस भुगतान करना आवश्यक नहीं होता, यानी सरकार इनको वापस चुकाने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो वो कौन कौन सी प्राप्तियां हैं, वो है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू की, यानी कर राजस्व क्या है। सरकार को करों से जो आय प्राप्त होती है, केवल और केवल करों से जो आय प्राप्त होती है उसको कहते हैं कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू इनकम। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जो टैक्स है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है,
डायरेक्ट टैक्स का मतलब है यानी वह कर जिसमें कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर हो। कराघात का मतलब क्या हुआ? कराघात का मतलब है कर का वह प्रारंभिक भाग, ठीक है, और करापात का मतलब कर का अंतिम भाग। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है और, ठीक है, जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है मतलब हो गया कराघात यानी कर का प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और अंतिम रूप से उसी व्यक्ति को कर वहन करना पड़ता है, उसे बोलते हैं करापात यानी कर का अंतिम भाग। यानी जिस पर सरकार कर लगाती है और उसी व्यक्ति को कर का भुगतान करना पड़े तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष कर, ठीक है। जैसे आयकर, निगम कर, ये इसके उदाहरण है प्रत्यक्ष कर के। सरकार व्यक्ति की आय पर कर लगाती है और व्यक्ति सरकार को करों का भुगतान करता है, यानी कर का प्रथम भाग और कर का अंतिम भाग दोनों एक ही व्यक्ति पर हो तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष कर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें करदाता दूसरे व्यक्ति पर करों को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, हस्तांतरण कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। अब इसमें ऐसा होता है कि कराघात तो एक व्यक्ति पर होता है लेकिन करापात क्या होता है? दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है व्यक्ति, ठीक है। जैसे जीएसटी या बिक्री कर, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। जैसे कोई उत्पादक ने किसी वस्तु का निर्माण किया तो उत्पाद टैक्स उस पर उत्पाद कर लग गया, तो उसने उत्पादक ने उत्पाद कर के रूप में सरकार को कर चुका दिया, तो ये कर का प्रारंभिक भाग हो गया। अब जो उत्पादक है उस कर को क्या करेगा? जब वो वस्तु निर्माण हो जाएगी उसको बाजार में बेचेगा तो वो बाजार में बेचने पर वो जो टैक्स की राशि किससे वसूलेगा? उपभोक्ता से वसूल कर लेगा। तो यानी कर का प्रारंभिक भाग जो है वो तो उसने सरकार को चुका दिया, लेकिन अंतिम भाग किससे वसूल रहा है? उपभोक्ता से। तो यानी इसमें कराघात और करापात क्या हुए? दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग व्यक्ति पर हो गए, तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की, यानी गैर कर आय, राजस्व, ठीक है। यानी सरकार को करों के अलावा जो अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है, करों के अलावा जो आय प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे? गैर कर राजस्व आय। अब गैर कर किस किस से होते हैं? आय प्राप्त होती है सरकार को करों के अलावा, जैसे ब्याज की प्राप्तियां, सरकार ने किसी को उधार दे रखा है तो उससे क्या होता है? सरकार को ब्याज की प्राप्तियां मिलती है। और लाभ व लाभांश, सरकार ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे क्या मिलता है? लाभ। कहीं शेयर में खरीद रखे तो उसमें क्या मिलता है? प्रॉफिट, लाभांश मिलता है उनको, ठीक है, शेयर, उनका शेयरों पर लाभांश मिलता है। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय, सरकार की जो सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उन पर जो प्राप्तियां होती है, लाभ होते हैं, वो भी क्या होते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। शुल्क, अनुदान व उपहार, सरकार को जो अनुदान मिलता है विश्व के अन्य देशों से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, या कोई उपहार मिलता है तो वो भी सरकार के क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। शुल्क या जुर्माना, सरकार शुल्क या जुर्माना कहीं से वसूल करती है तो वो भी सरकार की क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एक होती है एसेट, संपत्ति जब्त करना। कोई व्यक्ति है वो गैर कानूनी तरीके से संपत्ति अगर दुरुपयोग करता है तो उसकी सरकार क्या करती है? उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। जैसे ये विजय माल्या, ये सेबी वाले क्या करते हैं? इन पर शिकंजा कसते हैं। कैसे? कि ये व्यक्ति लोन लेके जब भाग जाते हैं तो इनकी संपत्तियों को क्या करती है सरकार? नीलामी करती है, क्या करती है? जब्त कर लेती है। जब्त करके क्या करती है? उनको नीलाम कर देती है और बदले में क्या करती है? आय प्राप्त करती है, ठीक है। तो वो भी क्या है? इसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सरकार की आ गई टैक्स रेवेन्यू इनकम और नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, ठीक है। एक तरह से आ गई ये रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्तियां सरकार की आ गई है। अब बात करते हैं दूसरे राजस्व व्यय की बात, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात। तो राजस्व व्यय का जो है उपयोग क्या करती है सरकार? उत्पादक प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए करती है। उत्पादक प्रक्रिया कौन कौन सी? यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार के परिसंपत्तियों का कोई निर्माण नहीं होता, जैसे कर्मचारियों को वेतन देना, पुराने जो कर्मचारी रिटायर्ड है उनको पेंशन देना, स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति देना, राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान, आंतरिक और बाह्य अगर सरकार ने ऋण ले रखे हैं तो उन पर दिए जाने वाले ब्याज, तो ये सब क्या है? सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्च है, उसके व्यय हैं, ठीक है। सरकार ने क्या किया? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में इसको जो वर्गीकरण था ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये दो भागों में होता था पहले, प्लान और नॉन प्लान, ठीक है। इसको 2017 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया इसने, ठीक है।
अब बात करते हैं पूंजीगत बजट की। ठीक है, पूंजीगत बजट क्या होता है? पूंजीगत बजट जो है सरकार के क्या करता है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। और ये बजट जो है सरकार की जो पूंजी की जो आवश्यकता है उसका जो वित्तीय प्रबंधन है उसको दर्शाता है। इसमें आय के वे स्रोत होते हैं जिनका भुगतान करना क्या होता है, आवश्यक होता है। जबकि राजस्व बजट में क्या था, पूंजी की जो प्राप्तियाँ, वहाँ जो प्राप्तियाँ होता है, राजस्व प्राप्त होता है, उसका भुगतान करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन पूंजीगत बजट में ये होता है कि जो भी प्राप्तियाँ होती हैं उनका भुगतान करना आपको आवश्यक होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो पूंजीगत प्राप्तियाँ और दूसरा पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत प्राप्तियों की बात रहे तो ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जो केंद्र सरकार के दायित्व यानी ऋणों में वृद्धि करती है। ठीक है, और ये वित्तीय परिसंपत्तियों में क्या करता है, सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी करता है। यानी सरकार जो ऋण ले रही है वो एक समय बाद इनको वापस चुकाना पड़ेगा, तो वो होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, अब पूंजीगत जो प्राप्तियाँ है वो एक तो होती है पूंजीगत जो प्राप्तियाँ हैं वो सरकार क्या करती है, राजस्व गांठे और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त करती है। यानी सरकार को जो राजस्व का गांठा हो रहा है और पूंजीगत खर्च जो है उनको पूरा करने के लिए क्या करती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कर लेती है वो। ठीक है, अब पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, सरकार को अपनी परिसंपत्ति बेचने से प्राप्त होती है। ठीक है, और इन प्राप्तियों के बदले सरकार को क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। सरकार क्या करती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से लेती है, रिकवरी ऑफ लोन यानी ऋणों की वसूली। सरकार ने लोन दे रखा है तो उनसे ब्याज की क्या होती है, प्राप्तियाँ होती है, तो उनसे ऋणों की वसूली भी करती है, ब्याज भी प्राप्त करती है। ठीक है, तो वो तो होती है रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा, बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है, ऋण लेती है या उधार लेती है। अब वो कहाँ कहाँ से लेगी, या तो इंटरनल लेगी, आंतरिक यानी देश के अंदर लेगी, या फिर देश के बाहर। अब देश के अंदर कहाँ कहाँ से, जैसे आरबीआई से, जनता से या वित्तीय संस्थाओं से उधार लेगी। और देश के बाहर कहाँ कहाँ से, एनआरआई जो है, विदेशी जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं या विदेशी जो देश है उनसे उधार लेती है एक्सटर्नल के रूप में। ठीक है, तीसरी बात करते हैं सरकार की जो अन्य प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, अन्य प्राप्तियों में क्या करती है सरकार, विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश में इन्वेस्ट होता है एक तो निवेश होता है जिसमें विदेशी सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी एनआरआई या कंपनियां भारत में क्या करती है, निवेश करती है। अब निवेश दो प्रकार से करती है, या तो एफडीआई करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, विदेशी संस्थागत निवेश, उनमें निवेश करती है। अगर किसी विदेशी कंपनी या सरकार ने किसी भी क्षेत्र में 10% तक इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जैसे भारत की एक कंपनी है डाबर, उसमें किसी विदेशी कंपनी ने आकर इन्वेस्ट किया है और उसके शेयर 10% से कम खरीदे हैं, तो ये कहलाएगा एफडीआई। यानी एफडीआई जो होता है भारत के संस्थागत निवेश, ये होता है एक तरह से भारत के घरेलू क्षेत्र में निवेश करना, अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और जो एफआईआई होता है वो पूंजीगत निवेश होता है, शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है ये। ठीक है, एफडीआई में तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई कंपनी 10% तक शेयर खरीदती है तो उसे हम कहेंगे एफडीआई। लेकिन कोई कंपनी अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है किसी संस्था में तो उसे कहेंगे हम एफआईआई। ठीक है, अब जो एफडीआई है वो दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में ये होता है कि सरकार क्या करती है, अपनी अपनी आय प्राप्त करने के लिए विनिवेश करती है। विदेश जो कंपनियां होती हैं उन या जो संस्थाएं होती हैं उनको क्या करती है, बिक्री कर देती है, उनका निजीकरण कर लेती है और निजीकरण के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है, तो वो क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सरकार इस प्रकार से भी आय प्राप्त करती है। तो ये पूंजीगत आय प्राप्ति के स्रोत है तीन। ठीक है, ये रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, और तीसरा है अदर रिसिप्ट बाई गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो पूंजीगत व्यय है। यानी पूंजीगत क्या है, पूंजीगत व्यय कौन से हैं, ये सरकार की क्या होते हैं, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और वित्तीय दायित्व में क्या करते हैं, कमी करते हैं एक तरह से। वो क्या कहलाते हैं, एक तरह से पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। यानी पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसंपत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इनके जो दायित्व है उनमें क्या होती है, कमी होती है। पूंजीगत व्यय जो होते हैं चालू वर्ष में किए जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रतिफल मिलता है
ठीक है, यानी समाज को जो लाभ मिलता है इनका, वो कब मिलेगा? आगामी कई वर्षों बाद मिलता है। जैसे सरकार ने कोई बांध परियोजना बनाई या सड़क बनाई या पुल या नहर बनाई, तो ये खर्च, इन पर जो खर्च किया जाएगा वो तो चालू वर्ष में किया जाएगा, लेकिन इनका जो प्रतिफल मिलेगा, ठीक है, इन पर जो लाभ मिलेगा वो कब मिलेगा? आगामी वर्षों के बाद मिलेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।